अगर तुम लोगों को भी गुडविल कंफ्यूजिंग लगता है तो ये वीडियो तुम लोगों के लिए है। इस वीडियो में मैं तुम्हें बेसिक से स्टार्ट करवाऊंगा, चारों मेथड्स अलोंग विद क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल। गुडविल का मतलब क्या होता है कि किसी भी फर्म की, किसी भी बिजनेस की एक ऐसी वैल्यू जिसके कारण वो दूसरे अदर फर्म्स से मार्केट में एक ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक नॉर्मल शॉप से टी शर्ट ला रहे हो, ब्लैक टी शर्ट 400-500 की मिल जाएगी, वहीं पे मॉल में जाके कोई ब्रांड से टी शर्ट लेके आ रहे हो तो वही टी शर्ट 1200-1300 रुपए की मिलेगी। है तो दोनों ब्लैक टी शर्ट थी। एक इंसान नॉर्मल पैसा कमा रहा है, दूसरा इंसान उसी प्रॉफिट का डबल ट्रिपल प्रॉफिट कमा रहा है उसी टी शर्ट बेच के। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुडविल। देखो, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द फर्म्स रेपुटेशन, स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन दैट एनेबल्स इट टू अर्न हायर प्रॉफिट्स देन द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से हायर प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है तुम्हें गुडविल। इट रिप्रेजेंट्स एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस अराइजिंग फ्रॉम। उसने बोला गुडविल की वजह से ना बिजनेस की एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी पता लगती है। सर वो एक बिजनेस एक्स्ट्रा अर्न क्यों कर पाता है? क्योंकि फैक्टर्स लाइक कस्टमर लॉयल्टी, ब्रांड इमेज उसकी इतनी अच्छी होती है मार्केट में, उसकी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा एफिशिएंट होती है, या कोई उसमें लोकेशन फेवरेबल होती है, जिसके कारण कुछ फैक्टर्स है जिसके कारण एक जो ब्रांड है वो बहुत अच्छा नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर प्रॉफिट कमा पाता है। तो कहता है कुछ फीचर्स ऑफ गुडविल गिवन है। सबसे पहले सर ये इंटेंजिबल एसेट होता है, इसको हम छू नहीं सकते। अराइजेस फ्रॉम द रेपुटेशन, जितनी ज्यादा गुडविल होगी उतना ही ज्यादा तुम लोग मार्केट में ज्यादा पैसा कमा पाओगे। एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी जो मैंने तुम लोगों को समझाई, कैन नॉट एग्जिस्ट सेपरेटली। बिजनेस की गुडविल तुम बिजनेस से अलग नहीं कर सकते, दोनों साथ में ही रहेंगे। बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है मतलब उसकी गुडविल अच्छी है, बिजनेस नहीं ग्रो कर रहा तो उसकी गुडविल बिल्कुल भी मार्केट में नहीं है। तो इसको हम लोग सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती गुडविल बिजनेस से। वैल्यू फ्लक्चुएट्स। देखो सपोज करो एयर इंडिया जो था उसका जो प्लेन क्रैश हुआ तो उसकी मार्केट में गुडविल बहुत ज्यादा नीचे गिर गई। फिर 3-4 साल लगेंगे, वो अपने एफिशिएंट मैनेजमेंट करेगी, उसके ऑपरेशंस कंटिन्यूएशन होंगे, वो अपने आप को इंप्रूव करेगा, अगेन उसकी गुडविल मार्केट में ऊपर आ जाएगी। तो उसने बोला गुडविल की जो वैल्यू है ना फ्लक्चुएट करती रहती है। वैल्यू ऑन स्पेशल ओकेजन, उसने बोला कि हम लोग ना हर रोज गुडविल नहीं कैलकुलेट करते, कुछ ऐसी ओकेजन होती है पार्टनरशिप के अंदर जिसके कारण हम गुडविल को वैल्यू कर पाते हैं। जैसे कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है तो हमने बोला यार हमने एग्जिस्टिंग इतनी गुडविल बनाई है, हम अपनी गुडविल को वैल्यू करते हैं ताकि नया पार्टनर जो है वो गुडविल का शेयर लेके आए। तो कहता जी ये स्पेशल ओकेजन्स पे ही वैल्यू होती है। लेट्स से कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, किसी पार्टनर की डेथ हो गई, तो इन सब सर्कमस्टांसेस में हम लोग गुडविल को वैल्यू करते हैं। लास्ट इज इंटरनली जनरेटेड और परचेज। कहता है गुडविल दो तरह की होती है, इंटरनली जनरेटेड गुडविल और परचेज गुडविल। दोनों का मतलब क्या होता है आराम से बताता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है। सबसे पहले ना ये बात को समझो, ये वाला जो चैप्टर है ना हमारा गुडविल, ये टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला जो पार्ट है गुडविल का दैट इज अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। ठीक है, मैं बताता हूं दोनों का मतलब क्या होता है। सेकेंड पार्ट इज योर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सर इन दोनों में मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग फॉर गुडविल का मतलब होता है कि तुम लोग गुडविल को रिकॉर्ड कैसे करोगे अपने बिजनेस के अंदर, उसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे, उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है वो कैसे पास करोगे, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। सेकेंड जो पार्ट ऑफ दिस चैप्टर है ना जो डील करता है दैट इज योर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मतलब क्या होता है कि यार ठीक है तुम गुडविल को अकाउंट तो तब करोगे ना जब तुम्हें उसकी वैल्यू पता है कि मेरे बिजनेस की जो गुडविल है या मैंने कोई और बिजनेस परचेज किया उसकी गुडविल 10 लाख है, 20 लाख है, 25 लाख है, तभी तो तुम उसको अकाउंट कर पाओगे अपने बिजनेस के अंदर। तो पहला पार्ट बोलते हैं कि अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है। ठीक है, बहुत सिंपल पार्ट है इस चैप्टर का। दूसरा इस चैप्टर का पार्ट है कि गुडविल को वैल्यू कैसे करना है, जिसके लिए हम लोग 4 मेथड्स अलग अलग सीखेंगे। तो सबसे पहला पार्ट जो इस चैप्टर का है वो हम लोग शुरू कर रहे हैं, दैट इज योर अकाउंटिंग फॉर गुडविल। ठीक है, देखो सर सबसे पहले उसने बोला अकाउंटिंग फॉर गुडविल सीखने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा 2 तरह की गुडविल होती है। नंबर 1 इज योर परचेज गुडविल, सेकेंड इज योर सेल्फ जनरेटेड गुडविल। पहली गुडविल कौन सी है? परचेज। सेकेंड है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब समझते हैं क्या होता है। परचेज गुडविल का मतलब है सपोज मेरा बिजनेस है, ठीक है, मैंने किसी और का बिजनेस भी परचेज कर लिया, उसको मैंने एक हायर पैसा देके उसका बिजनेस परचेज कर लिया। तो अब सोचो अगर ए ने बी का बिजनेस परचेज किया, ठीक है, और बी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, बी ने बोला कि नाउ आई एम डन विद लाइफ, मेरा हो गया, मैंने बहुत पैसा कमा लिया, मैं अपने बिजनेस को बेच रहा हूं, जो पैसा आएगा मैं अपनी जिंदगी बिताऊंगा
और इसका जो बिजनेस था ना बी का बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल था। अगर बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल है तो मतलब गुडविल होगी इसकी। ए ने क्या किया, ए ने इसके बिजनेस को जब खरीदा तो बी ने बोला यार मुझे ना मेरे बिजनेस के 1.5 करोड़ रुपया चाहिए, जिसमें से 50 लाख में तेरे को मेरी बिजनेस की जो गुडविल है ना, जो मैंने इतने प्रॉफिट्स कमाए, मैंने पिछले 10-15 साल से इस बिजनेस को खड़ा किया है, इसकी रेपुटेशन बनाई है, उसका दे। अब मेरे को एक बात बताओ, ए ने वो 50 लाख दिया होगा, इसको बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। किसके लिए वो परचेज है सर? ए के लिए, क्योंकि ए ने कुछ मॉनेटरी वैल्यू दी है, कुछ मॉनेटरी कंसिडरेशन दी है बी को, दैट इज 50 लाख रुपीज, जिसके बदले में उसने उससे पैसा लिए। इसको बोलते हैं परचेज गुडविल। देखो मैं एक एग्जांपल यहां पे लिखी है मैंने, परचेज गुडविल इज द गुडविल फॉर विच द फर्म हैज पेड कंसिडरेशन इन कैश और काइंड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस। मैंने बोला ना बी का बिजनेस परचेज किया तो मैंने 50 लाख रुपए उसको पे किया बस उसकी गुडविल के, बाकी जो उसके एसेट्स होंगे उसके लिए तो पे किया, बट ओवर एंड अबव उसकी गुडविल के पे किए। एग्जांपल देते हैं, उसने बोला एक फाइनेंस यूट्यूब चैनल है विद स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइबर्स, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स का मतलब क्या है? गुड कंटेंट क्रिएटर है, उसकी गुडविल होगी। एंड मोनेटाइजेशन इज सोल्ड, उसने बोला एक फाइनेंस यूट्यूब चैनल था, अच्छा खासा वो मोनेटाइजेशन थी उसकी और अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स थे, उसने उसको बेच दिया। इक्विपमेंट की वैल्यू थी 3 लाख रुपए, बट द बायर्स पेज 8 लाख ड्यू टू द ऑडियंस ट्रस्ट एंड अर्निंग पोटेंशियल। वो बोला यार जितने भी इक्विपमेंट दिख रहे हैं ना सर, ये तो है 3 लाख के, बट बायर ने जब इसकी गुडविल परचेज की, सॉरी जब बायर ने इसका बिजनेस परचेज किया तो उसने उसको 8 लाख रुपए पे किए। तो जो दोनों का डिफरेंस है ना, दैट इज योर 5 लाख। ये किसका डिफरेंस है सर? इसको बोलते हैं गुडविल। देखो एक्चुअल वैल्यू थी 3 लाख, एसेट्स की वैल्यू, चार्ज कितने कर रहा है सर? 8 लाख, तो 5 लाख जो उसने एक्स्ट्रा पे किया, दैट इज फॉर द गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब है गुडविल खरीदी, बदले में कुछ पैसा दिया, वो कैश दे सकता है, कोई काइंड में कोई और कोई एसेट भी दे सकते हैं, इसको बोलते हैं परचेज गुडविल। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कॉपी हाथ में है तो AS26 एक ये 2 वर्ड लिखो, AS26, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या बोलता है? अगर हम लोग बिजनेस में गुडविल की अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, तो बस परचेज्ड गुडविल को हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। मतलब जर्नल एंट्री अगर हम किसी की डालेंगे तो वो बस परचेज्ड गुडविल की डालेंगे। सर दूसरी कौन सी गुडविल होती है? दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। आप कहना चाहते हो कि अगर मेरे को क्वेश्चन में परचेज गुडविल दी है तो उसकी एंट्री डाल दूं और सेल्फ जनरेटेड गुडविल दी है तो उसकी एंट्री नहीं डालूं? द आंसर इज यस। ध्यान से सुनो, एज पर AS26 ऑन इनटेंजिबल एसेट्स, purchased goodwill is recognized and recorded in the books of accounts. It should be systematically written off its estimated useful life as early as possible. अच्छा ये पहले मेरी बात सुनो, इसको ना 2 पार्ट्स में इसको पूरा पढ़ो। कहता जी परचेज्ड गुडविल जो है ना, उसी को मैं रिकॉर्ड और रिकॉग्नाइज करूंगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है। अब उसने दूसरी लाइन क्या बोली है? इट शुड बी सिस्टमेटिकली रिटन ऑफ। देखो अगर तुम कोई प्लांट और मशीनरी या कोई एसेट बाय करते हो तो तुम लोग हर साल उसकी वैल्यू कम करते हो डेप्रिसिएशन लगा के। ऐसे ही उसने बोला कि तुम गुडविल परचेज कर रहे हो तो तुम लोग हर साल इसकी वैल्यू कम करोगे, जिसको हम लोग बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। तो उसने बोला हर साल इसको राइट ऑफ करो P&L अकाउंट के अंदर, क्योंकि ये भी एक एसेट है तो ये भी हर साल राइट ऑफ होगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। फिक्स्ड एसेट को राइट ऑफ करते हैं तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो ये AS26 बोल रहा है कि बस परचेज गुडविल को ही रिकॉर्ड करना है, ठीक है सर, ये तो समझ आ गया, रिकॉर्ड करना है। अब किसको रिकॉर्ड करना है? परचेज गुडविल, सेल्फ जनरेटेड परचेज गुडविल। नाउ द क्वेश्चन इज रिकॉर्ड करना कैसे है? रिकॉर्डिंग का जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है? देखो एक एग्जांपल को समझो। देखो सपोज ये ABC एक पार्टनरशिप फॉर्म है, ठीक है। ये फॉर्म क्या कर रही है? XYZ फॉर्म को परचेज कर रही है, ठीक है। अब ABC फॉर्म का CA XYZ फॉर्म के पास गया, उसने बोला भाई देखा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट दिखा, मुझे जानने हैं कि तेरे एसेट्स कितने हैं और तेरी लायबिलिटी कितनी है। एक बात ध्यान में रखना, जब भी बिजनेस परचेज होता है तो सारे जो बिजनेस परचेज हो रहा है उसके एसेट्स भी ABC के, उसकी लायबिलिटी भी ABC की। तो उसने बोला सर मेरे एसेट्स हैं 10 लाख रुपए और जितनी भी मेरी लायबिलिटीज हैं वो है 5 लाख रुपए की। उसने कहा चलो ठीक है। सीए बोलता सही है यार, 10 लाख के एसेट्स हैं, 5 लाख की तेरी लायबिलिटी है, तो नेट जो है 5 लाख बचा, ठीक है। जो नेट बचा वो कितना बचा सर? 5 लाख नेट बचा। तो सीए ने बोला कि अब बता, मैं तेरे को अगर 5 लाख रुपए दे दूंगा तो क्या तू ABC को ये वाला बिजनेस, अपना XYZ वाला बिजनेस बेच देगा?
उसने बोला सर बेचना तो मैं चाहता हूं अपनी XYZ फर्म को, बट मेरे को ना 50 लाख रुपए चाहिए, मतलब मेरे को ABC से 50 लाख रुपए इन कैश या काइंड चाहिए। तो उसने बोला कि यार तेरे एसेट्स हैं 10 लाख के, लायबिलिटी है 5 लाख की, तो नेट पेमेंट हम तेरे को 5 लाख कर तो रहे हैं, तो तू 50 लाख किस चीज का मांग रहा है? उसने बोला कि मैं ये बिजनेस पिछले 15 साल से कर रहा हूं, अगर तुम कल इस बिजनेस, अगर मैंने तुम्हें भी ये बिजनेस बेच दिया ना, तो कल मॉर्निंग जब तुम ये दुकान खोलोगे ना, तो तुम्हारे पास कस्टमर बना बनाया बैठा हुआ है, तुम्हारे पास जो स्टाफ मैंने इतनी मुश्किल से जो हायरिंग की है वो है, जो मैनेजमेंट है वो तुम्हारे पास है, तो मेरी जो गुडविल है ना उसके मैं तुम लोग से चार्ज कर रहा हूं 45 लाख रुपीज। देखो बिजनेस तो 5 लाख का है, वो कितने चार्ज कर रहा है सर? 50 लाख, तो 45 लाख वो अपनी गुडविल के चार्ज कर रहा है। हमने दो चीजें सीखी कि जब भी एक फर्म दूसरी फर्म को बाय करेगी तो उस फर्म के एसेट्स भी सारे उसके और उसकी लायबिलिटीज भी सारी उसकी, ठीक है? ये बात समझ आई? दूसरी बात, अगर मेरे बिजनेस के एसेट्स ज्यादा, अच्छा चलो ये मैं बाद में बताता हूं, पहले इतनी बात समझ आई कि जब भी फर्म बाय कर रही है ना, तो वो वाली फर्म के सारे एसेट्स भी मेरे, ठीक है, और सारी लायबिलिटीज भी मेरी। ध्यान से सुनना अब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, एक जर्नल एंट्री बनाना सिखा रहा हूं। मैंने बोला कि ABC के लिए, ठीक है, ABC जो फॉर्म है उसने जो XYZ को बाय किया, तो ABC की बुक्स में कौन सी एंट्री डलेगी? सर ABC की बुक्स में एंट्री क्यों डलेगी? क्योंकि उसने XYZ फॉर्म परचेज की है, तो ABC के लिए तो उसने गुडविल का पैसा दिया ना, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे ABC फॉर्म में। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सुनो, मैंने बोला जितने भी एसेट्स हैं सबको कर दो डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट। सर 10 लाख रुपए के एसेट्स थे, जितनी भी लायबिलिटी है उसको कर दो क्रेडिट। यार खुद देखो ना, मैंने बोला एसेट भी बाय करेगा, एसेट भी सारे उसके, लायबिलिटी भी उसकी, 5 लाख। अब मुझे XYZ जो फॉर्म थी, मुझे उसको कितने पैसे पे करने हैं? सर उसने मांगे थे 50 लाख, आपने सर इसको लायबिलिटी में क्यों डाला है? क्योंकि बात समझो ना, मुझे इसको पेमेंट करनी है, XYZ फॉर्म को 50 लाख रुपए की पेमेंट करनी है, तो ये मेरी लायबिलिटी हुई, इसके लिए मैंने इसको क्रेडिट किया, ठीक है? तो मेरे को एक बात बताओ, 10 लाख रुपए के एसेट्स हैं, मैं मांग रहा हूं उससे 55 लाख, तो सर 45 लाख एक्स्ट्रा पेमेंट क्यों कर रहे हो? वो एक्स्ट्रा पेमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने उसको उसकी गुडविल का भी पैसा देना है। अगर वो उसकी गुडविल का पैसा दे रहा हूं तो मेरे लिए तो वो गुडविल एसेट है, क्योंकि जब मेरे साथ XYZ फॉर्म मर्ज हो जाएगी तो उसके जितने भी प्रॉफिट्स है वो भी मेरे, उसका सारा स्टाफ मैं हैंडल करूंगा, सारे उसके प्रॉफिट्स मेरे, क्लाइंट्स मेरे, तो 45 लाख रुपीज ऑफ गुडविल। बात समझ आई? तो इन शॉर्ट एक ट्रिक बता रहा हूं, अगर मेरी लायबिलिटी साइड ग्रेटर देन एसेट साइड है, लायबिलिटी साइड बड़ी थी, एसेट साइड छोटी थी, तो जो तुम्हारी बैलेंसिंग फिगर होगी सर वो जाएगी गुडविल के अंदर, ठीक है? बट तो बैलेंसिंग फिगर इज ऑन गुडविल। बट अगर मेरी एसेट साइड बड़ी है, लायबिलिटी साइड छोटी है, तो जो बैलेंसिंग फिगर जाएगी दैट विल बी योर कैपिटल रिजर्व। सर एक इसकी भी एग्जांपल दे दो, ये लो। आई होप तुम लोग को फर्स्ट केस समझ आया होगा। इसकी एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज ABC बाय कर रही है XYZ को, ठीक है? XYZ ने बोला कि मेरे फॉर्म में एसेट्स कितने के? सर एसेट है 10 लाख के, ठीक है? सर लायबिलिटी कितने की है? लायबिलिटी है 5 लाख की, ठीक है? अब मैंने बोला तो सर इसका मतलब है कि मुझे आपको जो पेमेंट करनी है वो पेमेंट करनी 5 लाख रुपए की, यही बनता है। CA ने बोला 5 लाख की पेमेंट कर देंगे और हम आपको बाय कर लेंगे। उसने बोला अगर तुम लोग अभी के अभी, मेरे को बहुत अर्जेंट नीड ऑफ मनी है, तुम छोड़ो 5 लाख रुपए, तुम मेरे को अभी के अभी 4 लाख रुपए की पेमेंट कर दो, 4 लाख रुपए की पेमेंट अभी के अभी कर दो, कैश पेमेंट कर दो, मैं तुम्हें ये 5 लाख के बदले में 4 लाख का एसेट बेच दूंगा, मतलब 4 लाख में मैं तुम्हें सारा का सारा बिजनेस बेच दूंगा, ठीक है सर? एंट्री पास करके देखते हैं। तो ये किसके फॉर्म में एंट्री डलेगी? सर ABC की फॉर्म में, क्योंकि वो परचेज कर रहा है, उसके लिए परचेज गुडविल है ये। मैंने क्या बोला? सारे एसेट मेरे, सर 10 लाख का एसेट, जितनी भी लायबिलिटी है, लायबिलिटी 5 लाख की है, ठीक है? अब मुझे उसको पेमेंट भी करनी है XYZ को। उसने बोला कितने की पेमेंट बोली? सर 4 लाख की। अब डिफरेंस कहां आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है लायबिलिटी साइड में, तो ये जो डिफरेंस होगा ये जाएगा मेरा कैपिटल रिजर्व के अंदर, दैट इज 1 लाख। सर कैपिटल रिजर्व का मतलब होता है जो तुम्हें गेन हो, ठीक है, कोई कैपिटल ट्रांजैक्शन करके। जैसे ये मैंने बिजनेस परचेज किया ना, मेरा हर महीने का काम थोड़ा लोगों के बिजनेस परचेज करना, वंस इन अ टाइम होता है, एक साल में एक बार, 2 बार, 3 बार, ऐसे ज्यादा रेकरिंग तो नहीं है ये वाली ट्रांजैक्शन, नहीं। तो कहता जी जब भी मेरे एसेट साइड बढ़ी है लायबिलिटी साइड से, तो जो मेरी बैलेंसिंग फिगर है
वो कैपिटल रिजर्व में जाएगी। कैपिटल रिजर्व मतलब एक तरह का गेन होता है, उस गेन को हम रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि ये गेन बार बार नहीं होता, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। कोई भी कैपिटल ट्रांजैक्शन पे अगर तुम्हें गेन होता है तो इसको बोलते हैं अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। आओ सर समझते हैं, फिर एक आधा क्वेश्चन करवाऊंगा। उसने बोला जर्नल एंट्री देखो गुडविल की क्या होती है, जितने भी एसेट्स हैं सबको डेबिट कर दो, जितने भी तुम्हारे एसेट्स हैं डेबिट ऑल, जितनी भी लायबिलिटीज है उसको भी डेबिट कर दो, सॉरी क्रेडिट कर दो, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर या तो तुम्हारी गुडविल आएगी, ठीक है, या तो तुम्हारी बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व। अब किस केस में ऐसा होगा, ध्यान से सुनो, कहता है जब एसेट साइड ज्यादा है लायबिलिटी साइड से तो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। जब मेरी लायबिलिटी साइड ज्यादा है एसेट साइड से तो बैलेंसिंग फिगर गुडविल में। एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान से सुनो। एक्स लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस ऑफ वाई एंड कंपनी फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ 2 लाख। उसने बोला जब एक्स ने वाई का बिजनेस परचेज किया ना तो उसने 2 लाख रुपए पे किए, किसको, वाई को। इसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन का मतलब है जब मैं परचेज कर रहा हूं तो बदले में कितना पैसा दे रहा हूं, ठीक है। द कंपनी एग्रीड टू टेक ओवर द एसेट्स 5 लाख है, लायबिलिटी 3.5 लाख की। एंट्री पास करो, कर देते सर। ये लो, एसेट्स को डेबिट किया 5 लाख, लायबिलिटीज को क्रेडिट किया 3.5 लाख। हमेशा याद रखना लायबिलिटीज बिजनेस में ये उसकी जो लायबिलिटीज बैंक लोन होगा, कोई क्रेडिटर्स होंगे, ये हो गए, प्लस मुझे उसको पेमेंट भी करनी है वाई को। ये एंट्री किसकी फॉर्म में हो रही है सर? सर ये एंट्री हो रही है एक्स लिमिटेड की बुक्स में, ठीक है। तो एसेट डेबिट किया, 2 लायबिलिटी, और वाई को पेमेंट करनी है तो वाई को पेमेंट कर दो। कितने की पेमेंट करनी है सर? 2 लाख की। अब देखो क्या हो रहा है, इस साइड का टोटल है 5.5 लाख, इस साइड का टोटल है 5 लाख। Liabilities are greater than the assets, so the balancing figure is in goodwill 50,000। बस इसको बोलते हैं अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। गुडविल को बिजनेस में रिकॉर्ड कैसे करना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ए लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ बी फॉर द परचेज कंसिडरेशन 5 लाख। ए को बी को 5 लाख देना, तो ए की बुक्स में एंट्री डलेगी क्योंकि उसके लिए परचेज गुडविल हो रही है। एसेट्स है 8 लाख के, तो एसेट अकाउंट डेबिट 8 लाख। लायबिलिटी जो है वो कितने की है सर? 2 लाख की लायबिलिटीज है, वो उस फर्म की लायबिलिटी है। हो सकता है कोई क्रेडिटर होगा, कोई प्लांट और मशीन, कोई क्रेडिटर होगा, कोई बैंक लोन होगा, ठीक है। 2, मुझे इसको कितना पैसा पे करना है? ए को बी को पे करने हैं सर 5 लाख रुपए। अब देखो बैलेंसिंग फिगर लायबिलिटी साइड में आ रही है तो इसको बोलूंगा कैपिटल रिजर्व, कि मुझे ये बिजनेस परचेज करके 1 लाख रुपए का फायदा हो गया, मतलब कैपिटल गेन हुआ। ये वंस इन अ वाइल बिजनेस में होता है, रेकरिंग नेचर का नहीं होता। तो जो भी गेन ऑन परचेज ऑफ बिजनेस होता है उसको मैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देता हूं। नेक्स्ट कहता है, देखो दोबारा बता रहा हूं, चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइड था। सबसे पहला अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, दूसरा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल में 2 तरह की गुडविल होती है, परचेज गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि बस परचेज गुडविल की जर्नल एंट्री तुम्हारी बुक्स में पास होनी चाहिए। परचेज गुडविल का मतलब है कि जब मैं किसी का बिजनेस परचेज कर रहा हूं उसके बदले में जब तक मैंने गुडविल एज एन एसेट परचेज किया तो उसकी जब तक मैं कंसिडरेशन पेमेंट नहीं कर रहा कैश में या काइंड में, तब तक मैं उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करूंगा। बट परचेज गुडविल की हमेशा पेमेंट होती है तो मैं क्या करूंगा, उसको रिकॉर्ड करूंगा। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बिजनेस के अंदर अकाउंट नहीं होती। अकाउंट मतलब कभी भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल की तुम लोग अकाउंटिंग एंट्री नहीं डालते। तो परचेज गुडविल के साथ क्या करना है वो हमने सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है। Self generated goodwill is the goodwill created internally due to the reputation, brand value, customer loyalty and efficient management। उसने बोला सपोज मैं एक दिन सुबह उठा, मैंने कहा यार मैं क्या तोड़ो फोड़ो बंदा बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे जो लगता है ना मेरे बिजनेस की 1 करोड़ रुपए की गुडविल है, मतलब मैं इतना तोड़ो फोड़ो बंदा हूँ कि तुम समझ ही नहीं सकते। तो मैंने क्या किया, मैंने ये बैलेंस शीट थी, मैंने इसमें सुबह उठ के लिख दिया मेरी गुडविल है 1 करोड़ रुपए की, ठीक है। और मैं आराम से रात को सो गया कि तुम्हारा भाई करोड़पति है। ऐसा हो सकता है? नहीं ना। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को अकाउंट इसलिए नहीं करते क्योंकि भाई ये गुडविल इंटरनली जनरेट हुई है। क्या इस गुडविल के लिए तुमने कोई कंसिडरेशन पे की? नहीं, मैंने कैश तो पे किया ही नहीं। तो कैसे मैं, मतलब अगर मेरी बैलेंस शीट में 1 करोड़ का एसेट आया तो डुअल इफेक्ट का है, दूसरा इफेक्ट का है, क्या मैंने कैश 1 करोड़ रुपया कम किया? नहीं किया। इसीलिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी भी हम अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं करते। सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए कभी भी अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं होगी। ठीक है सर, बात समझ आ गई। तो हमने क्या किया अभी तक, ये चैप्टर 2 पार्ट्स में था, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है।
अब हम सीखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कहता गुडविल को कैलकुलेट कैसे करेंगे। एग्जांपल देता हूं तुम लोगों को। मैं ए फर्म हूं, मैं बी फर्म को परचेज कर रहा हूं, तो बी फर्म जो है मैं उसको बोल रहा हूं यार ये ले पैसा और तू मुझे अपनी फर्म दे दे और जितने भी तुम्हारी गुडविल है उसकी वैल्यू ले ले। अब बी फर्म गुडविल को कैलकुलेट तो करेगी ना कि उसकी कितनी गुडविल है। तो कहता है ये 4 मेथड से कैलकुलेट हो सकती है। डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस के ऊपर डिफरेंट मेथड लग सकता है। सबसे पहला जो मेथड है दैट इज योर एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले हम ये मेथड पढ़ेंगे। सर बहुत ध्यान से ये मेथड को समझना क्या बोलता है। मुझे एक बात बताओ, अगर किसी फर्म की मार्केट में गुडविल है तुम्हें लगता है वो लॉस मेकिंग हो सकती है? सर द आंसर इज नो। अच्छा, तो कहता जी अगर हम गुडविल को वैल्यू कर रहे हैं कि किसी एक फर्म की गुडविल कितनी है, तो क्यों ना हम उसके फर्म के प्रॉफिट्स को देखना शुरू कर दें। हम देखें यार उसने कितना प्रॉफिट कमाया है। सपोज पिछले साल उसने 10 लाख का प्रॉफिट कमाया है, तो उसके बेस पे उसको कुछ गुडविल दे दें। ठीक है, उसने बोला सबसे पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। बहुत ध्यान से समझना एवरेज प्रॉफिट मेथड का मतलब क्या होता है। उसने बोला ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड बोलता है कि जो प्रॉफिट है ना वो एक सबसे बढ़िया इंडिकेटर है कि तुम लोग जज कर सकते हो कि एक फर्म की गुडविल कितनी है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने देखा चलो ठीक है, मैं बोल रहा हूं एक 5 साल से फर्म चल रही है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और 5th ईयर। जो 5th ईयर था ना, 5th मतलब सबसे रिसेंट ईयर है, मतलब समझ लो अगर मैं 2027 में कैलकुलेट कर रहा हूं ना गुडविल, तो ये 2026 है, ये 25 है, 24, 23 और 22। मैंने बोला यार 2026 में ना फर्म ने 10 लाख रुपए का प्रॉफिट किया है। इस प्रॉफिट के बेस के ऊपर कुछ एक मल्टीपल देके मैं गुडविल कैलकुलेट कर लेता हूं। बट दिक्कत क्या होगी, मैंने देखा यार इस साल तो फर्म ने प्रॉफिट किया है, इस साल ने फर्म ने 5 लाख का प्रॉफिट किया था, इस साल 2 लाख का लॉस, इस साल 3 लाख का लॉस, इस साल 2.5 लाख का लॉस और इस साल उसने 10 लाख का प्रॉफिट कर दिया। तो मैंने क्या देखा कि अगर मैं बस 1 साल के प्रॉफिट को कंसिडर कर लेता हूं तो मेरी गुडविल कभी भी सही कैलकुलेट नहीं होगी। भैया पिछले 3 साल में तो वो लॉस कमा रहा था, बस 5वें साल में उसने 10 लाख का प्रॉफिट कमाया ना, तो अगर मैं बस इसको मान लूंगा ठीक है कि 10 लाख के बेस पे गुडविल दे देता हूं तो गलत हो जाऊंगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पिछले 5 साल को कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब आई हैव टू टेक एन एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का मतलब है मैं बस 1 साल को नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा कि इस बिजनेस ने पिछले 5 से 10 साल में कंसिस्टेंटली कितना प्रॉफिट बनाया है। अगर मैंने बस 2026 को कंसिडर कर लिया, इसने सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट बस 1 ही साल में बनाया पिछले 5 साल में, मैं देखूंगा यार कि 5 साल में गुड टाइम पीरियड होता है किसी को भी जज करने के लिए, किसी के बिजनेस को जज करने के लिए। क्योंकि 5 साल में हो सकता है कभी मार्केट बहुत ज्यादा बूम पे होगी, कभी बिल्कुल फ्लैट रही होगी, कभी डाउन गई होगी। तो कहता 5 साल एक बहुत अच्छा खासा पीरियड है कि हम लोग एक बिजनेस को जज कर सकते हैं। तो कभी भी ना सिंगल ईयर का प्रॉफिट नहीं लेना, हम लोग एवरेज प्रॉफिट लेंगे पिछले 4-5 सालों के। ठीक है सर, बात समझ आई। हम लोग क्या लेंगे, एवरेज प्रॉफिट, कभी भी सिंगल ईयर का प्रॉफिट नहीं लेंगे। सर ये बात तो आपने बढ़िया समझा दी। अब दूसरी प्रॉब्लम देखो क्या आएगी इससे। सर दूसरी प्रॉब्लम क्या आई, मैंने सोचना शुरू किया और देखना शुरू किया कि यार इसने ऐसा क्या किया था कि इसको 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, जबकि इसने कभी भी पिछले 4 साल में ऐसा कुछ किया नहीं इसके बिजनेस ने। इस साल ऐसा क्या हुआ कि इसको 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। जब मैंने इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखी, मतलब मैंने इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे सीए ने एनालाइज की, तो उसने बोला सर ये जो इसने इस साल बता आपने 10 लाख इसने क्यों कमाया। मैंने कहा बता भाई। सर इसने ना एक अपनी बिल्डिंग बेच दी थी, ठीक है, जिसके कारण इसको उस बिल्डिंग में से 8 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। मैंने कहा यार ये तो दिक्कत हो गई, क्योंकि बिल्डिंग बेची है, ये कोई रेकरिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, उसने अपना एक परमानेंट एसेट बेच दी है। ये तो वंस इन अ लाइफ टाइम होगा, साल में 1 बार होगा, 2 बार होगा, हर साल बिल्डिंग थोड़ा बेचता रहेगा। इसका मतलब है सर इसने जो 8 लाख रुपए इसने अपना प्रॉफिट दिखाया है, ये इसको एबनॉर्मल गेन हुआ है। क्या हुआ है, एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन का मतलब है जो हर बार नहीं होगा, वंस इन अ टाइम होगा बिजनेस के अंदर। इसका मतलब ये 8 लाख इसने एबनॉर्मल गेन कमाया है, और जो इस 10 लाख में से बाकी का 2 लाख है ना, ये इसने नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से कमाया है।
ये इसने अपनी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से कमाया है, ये जो बाकी का 2 लाख कमाया है। इसका मतलब है कि नंबर 1 इज हमें एवरेज लेना है। 1 साल के प्रॉफिट में कभी जज नहीं कर सकते, 5-6 साल का एवरेज लेके चलो कि 5-6 साल में बिजनेस ने कैसे परफॉर्म किया है। सेकंड वो क्या बोलता है कि अगर मैंने 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है, मुझे ये भी देखना है क्या इस 10 लाख के प्रॉफिट में कोई एबनॉर्मल आइटम तो नहीं है। वो एबनॉर्मल गेन भी हो सकता है, एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है, तो मेरे को उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर बिल्डिंग उसने बेच के 8 लाख रुपए कमाए तो तुम खुद सोचो, तुम 10 लाख के बेस में गुडविल कैलकुलेट कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर बिल्डिंग थोड़ा बेचेगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ध्यान से प्लीज थोड़ा सा फोकस करो। मैंने बोला चलो यार देखते हैं इस साल इसने सबसे हाईएस्ट लॉस किया। इसने लॉस किया क्यों? मैंने देखा इसने 3 लाख का जो लॉस किया ना, वो इसीलिए किया है क्योंकि इस साल ना इसकी फैक्ट्री में फायर लग गई थी, आग लग गई थी इसके बिजनेस के अंदर, इसके कारण इसको लॉस हो गया। इसका मतलब है कि ये हो गया एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस होने के, हर साल आग तो नहीं लगेगी, एबनॉर्मल लॉस हुआ मतलब ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होता, एबनॉर्मल लॉस हो गया इसको, जिसके कारण इसको इतना लॉस हो गया। कहने का मतलब है जब भी हम एवरेज प्रॉफिट मेथड बोलता है कि प्रॉफिट इज अ वेरी गुड इंडिकेटर, प्रॉफिट हमें बताता है कि फ्यूचर में बिजनेस कैसा परफॉर्म करेगा। ढंग का प्रॉफिट है, बिजनेस प्रॉफिटेबल है, सेल्स अच्छी है, तभी बिजनेस प्रॉफिट कमा रहे हैं। बट अगर तुम 1 साल का प्रॉफिट कंसीडर करते हो तो तुम गलत हो। तुम्हें ऑन एन एवरेज 4-5 सालों का प्रॉफिट कंसीडर करना पड़ेगा। दूसरी बात है तुम्हें यह देखना पड़ेगा कि बिजनेस में जितने भी प्रॉफिट्स है ना, क्या वो नॉर्मल प्रॉफिट्स है या नॉर्मल प्रॉफिट्स है। नॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब होता है जो तुम बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटीज को परफॉर्म करके प्रॉफिट कमा रहे हो, ठीक है। अब नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि तुक्का लग गया, ठीक है। सपोज मैंने अपना एक फिक्स एसेट बेच दिया, ठीक है, या मैंने कोई बिल्डिंग ली हुई थी 10 लाख रुपए की, वो मैंने 1 करोड़ की बेच दी, 90 लाख का प्रॉफिट हो गया। मतलब ये बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में नहीं होता, वंस इन अ टाइम होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल गेन। हो सकता है अर्थक्वेक आ गया, फायर लग गई, कोई चोरी हो गई, इसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। तो कहता है जो तुम्हारा प्रॉफिट है ना, उसमें से जितने भी एबनॉर्मल गेन या लॉस है उसको सब्ट्रैक्ट करो, तो तुम अपने 5 साल के प्रॉफिट्स को नॉर्मल प्रॉफिट्स बनाओ। एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, इनको हटाओ। कैसे हटाएंगे? सुनो ध्यान से। एबनॉर्मल गेन हुआ तो प्रॉफिट बढ़ गया। बात को बहुत ध्यान से सुनो मेरी। अगर मेरे को एबनॉर्मल गेन हुआ तो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, ठीक है। जैसे 10 लाख 8 लाख का गेन हुआ तो 10 लाख प्रॉफिट शो कर रहे हैं, उसको कम कर दो। मतलब अगर एबनॉर्मल गेन का इफेक्ट खत्म करना है ना तो माइनस कर देना, क्योंकि इससे तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ रहा है। एबनॉर्मल लॉस से प्रॉफिट कम हो रहा है तो ऐड बैक कर दो। देखो जैसे मेरे को 3 लाख का लॉस हुआ, क्यों? लॉस बाय फायर था, तो इससे तुम्हारा प्रॉफिट कम हो गया तो इसको प्लस कर दो। इसका मतलब है मैं जितनी भी एबनॉर्मल आइटम्स है ना, दैट कैन बी योर गेन और लॉस, उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। मैं 5 सालों के प्रॉफिट्स को क्या कर रहा हूं? मैं नॉर्मलाइज कर रहा हूं। मैं 5 साल के प्रॉफिट्स नॉर्मल लेवल पे लेके आ रहा हूं, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मेथड का आइडिया लगा? अब ध्यान से सुनो कैसे निकालते हैं। मैंने यहां पर तुम्हें यह समझाया कि मेथड का मतलब क्या है, मेथड बना क्यों है। पॉइंट नंबर 1, प्रॉफिट इज अ वेरी गुड इंडिकेटर फॉर गुडविल। पॉइंट नंबर 2, 1 साल का प्रॉफिट नहीं देख सकते, मुझे ऑन एन एवरेज 5-6 साल देखना पड़ेगा बिजनेस ने कैसे परफॉर्म किया है, क्योंकि कभी उस बिजनेस का बूम आया होगा, कभी बिल्कुल फ्लैट रहा होगा बिजनेस, कभी डाउनफॉल भी आया होगा। तो 5-6 साल एक गुड इंडिकेटर, तो एवरेज वर्ड यूज किया। नॉर्मल प्रॉफिट लेने, एबनॉर्मल आइटम्स को हम लोगों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, नलीफाई करना पड़ेगा उसका इफेक्ट। एबनॉर्मल गेन है, प्रॉफिट बढ़ जाता है तो लेस कर दो। एबनॉर्मल लॉस है, प्रॉफिट कम हो जाता है तो ऐड बैक कर दो, ठीक है। यहां तक बात समझ आई? आंसर इज यस। सीखते हैं इसको। आओ जी, एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या बोलता है? अंडर दिस मेथड गुडविल इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द ईयर, एज्यूमिंग दैट सिमिलर प्रॉफिट्स विल कंटिन्यू। अगर बिजनेस 5 साल से इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो अगले 5 साल भी करेगा, ये हम मान के चलते हैं। अंडर दिस मेथड वी फोकस ऑन द मेंटेनेबल प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। मेंटेनेबल प्रॉफिट मतलब जो बिजनेस हर साल कमा रहा है, जो बिजनेस को मेंटेन कर रहा है, धीरे धीरे ग्रोथ करवा रहा है। इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट 1 ईयर्स परफॉर्मेंस वी कंसीडर प्रॉफिट्स फॉर सेवरल ईयर टू फेयर एवरेज। 1 साल का प्रॉफिट नहीं देखना, पिछले कुछ साल के एवरेज देख के चलो। एवरेज प्रॉफिट मेथड डज नॉट वैल्यू द पास्ट, मुझे पास्ट से कोई लेना देनी है, बट ये क्या वैल्यू करता है? इट वैल्यूज द फ्यूचर यूजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ पास्ट। कि अगर पिछले 5 साल से भले ही मेरी मार्केट जो है बहुत टॉप पे थी, साइडवेज में चली, बॉटम पे आई, बट फिर भी बिजनेस ने परफॉर्म किया ना, तो आगे भी करता जाएगा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। 2 तरह के एवरेज प्रॉफिट मेथड होते हैं। नंबर 1 सिंपल एवरेज, सेकंड इज योर वेटेड एवरेज। सबसे पहले सिंपल एवरेज सीखेंगे, बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। सुनो ध्यान से।
कहता है सबसे पहले ना कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है जितने भी तुम्हारी एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल गेन को लेस करना है क्योंकि प्रॉफिट बढ़ा रहा है एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल लॉस को ऐड करना है, क्यों? क्योंकि उससे प्रॉफिट कम हो रहा है, तो नलिफाई करने के लिए ऐड करो। उसके बाद तुम्हारे 5 साल के प्रॉफिट्स आ गए, नॉर्मलाइज हो गए, तुमने जितने भी ट्रांजेक्शन जो एबनॉर्मल गेन और लॉस की थी वो नलिफाई कर दी। फिर तुम लोगों पे सबके 5 साल के, पिछले 5 साल के नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए, मतलब इसमें एबनॉर्मल आइटम कोई भी नहीं है। इसका एवरेज निकालो, ठीक है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन, ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। कैलकुलेट गुडविल, ठीक है। अभी हम स्टेप नंबर 1 और 2 पे फोकस करेंगे, 3 और 4 क्वेश्चन के साथ बताता जाऊंगा, क्योंकि इसमें हमें कुछ नहीं निकालना, क्वेश्चन में गिवन होता है। कहता है जब भी हमें नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालना है तो मैं क्या करूंगा? नॉर्मल प्रॉफिट मींस द प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम द रेगुलर एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, रिमूविंग ऑल द एबनॉर्मल एंड नॉन रिकरिंग आइटम्स। Sometimes profit include abnormal gains or abnormal losses which do not occur regularly. If these items are not adjusted, the profit will not show true earning capacity of business. सही बात है। Therefore, abnormal gains are deducted and abnormal losses are added to find the normal or the maintainable profits. कहता है ये कुछ abnormal losses की लिस्ट है, रट्टा मत मारना, समझने की कोशिश करना कि abnormal loss है भी या नहीं है, और कुछ abnormal gains की लिस्ट है, समझने की कोशिश करना कि abnormal है कि normal है। कहता लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, पता लग रहा है यार वंस इन अ टाइम होता है बिजनेस में। लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट, हर साल तो फिक्स्ड एसेट बेचते नहीं हो। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्यों ये नॉर्मल लॉस है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 मिनट रुको समझाता हूं। नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो वंस इन अ टाइम हो रहे हैं, ठीक है। सपोज किसी वर्कमैन को चोट लग गई, ठीक है, तो हम लोगों को उस पर खर्चा हो गया, या लॉस बाय फायर हुआ तो उसके ऊपर रिपेयरिंग का खर्चा हो गया, तो ये बार बार नहीं होना, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस होंगे तो अब नॉर्मल लॉस माने जाएंगे। और ये वाला पॉइंट मैं एक बार तुम्हें ध्यान से समझाता हूं। कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्जेस और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देखो 2 पॉइंट्स हैं, मैं ना सिमिलर पॉइंट्स अब नॉर्मल गेन में भी है, तो लॉस में ध्यान से समझना ताकि समझ आए कि गेन वाला दोबारा नहीं समझाऊंगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कहता ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्यों मैं इसको नॉर्मल लॉस मान रहा हूं? देखो, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्यों मुझे इसको ऐड करना है? देखो सर, मैंने एक सिंपल सी बात समझा रहा हूं। मैंने ना ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट सीखा था, किसी को नहीं पता 11th में वो क्या होता है, बस ध्यान से बात पे फोकस करो। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, इस साइड पे आता है एक्सपेंस, इस साइड पे आती है मेरी इनकम। ओपनिंग स्टॉक हमेशा इस साइड लिखा जाता था, टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा इनकम वाली साइड पे लिखा जाता था। ये बात को समझो, मैंने बोला तुम्हें बस इतना समझना, ओपनिंग स्टॉक मेरा खर्चा है, क्लोजिंग स्टॉक मेरी इनकम है। समझने के लिए बस समझ लो, क्योंकि वो उसके एक्सपेंस वाली साइड पे लिखा जाता है, उसकी इनकम वाली साइड पे लिखा जाता है। उसने बोला ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या है कि मेरा खर्चा था 20 लाख रुपए का, मैंने गलती से 30 लाख दिखा दिया। मेरा खर्चा था 20 लाख रुपए का, मैंने गलती से उसको ओवर वैल्यू कर दिया, अपवर्ड एरो लगा रहा हूं, उसको मैंने 30 लाख का दिखा दिया। इसका मतलब है 10 लाख रुपए से मैंने खर्चा फालतू में ही दिखा दिया, बढ़ा के दिखा दिया। खर्चा बढ़ा दिया तो प्रॉफिट कम हो गया, खर्चा बढ़ा दिया तो प्रॉफिट कम हो गया। अगर प्रॉफिट कम हो गया, भाई गलत प्रॉफिट है ना, तो इसको नलिफाई करने के लिए क्या करोगे? ऐड बैक। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या? ओपनिंग स्टॉक खर्चा है, तुमने खर्चा ओवर वैल्यूड दिखा दिया। अगर खर्चा तुम लोगों ने ओवर वैल्यूड दिखा दिया तो तुम्हारा प्रॉफिट कम हो गया, तो प्रॉफिट में ऐड बैक कर दो। बात समझ आई? क्यों ऐड करना है? ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक हमेशा ऐड करते हैं। कहता अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, भैया क्लोजिंग स्टॉक मेरी क्या है? इनकम। सपोज मेरा क्लोजिंग स्टॉक था 10 लाख का, तुमने अंडर वैल्यू कर दिया, 5 लाख का दिखा दिया, अंडर वैल्यू कर दिया। अंडर वैल्यू करने का मतलब क्या है? इनकम कम दिखाई, इनकम कम दिखाई है तो प्रॉफिट भी कम हो गया, इनकम कम दिखाई तो प्रॉफिट भी कम हो गया, हाँ कि ना? हाँ सर, इनकम कम दिखाई, प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया तो ऐड बैक कर दे। इसका मतलब है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऐड होगा और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी ऐड होगा। ध्यान से, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऐड, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऐड होगा, ठीक है। सेकंड देखते हैं, आई होप तुम लोगों को ये वाला समझ आ गया। सेकंड पढ़ते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
देखो सर, क्या बोल रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या मतलब है इसका, ध्यान से समझो। दो चीजों, यहां पे दो वर्ड्स लिखे, दो चीजों का मतलब समझो। द नंबर वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऐसा खर्चा जो मेरे बिजनेस में रेकरिंग नहीं है। परचेज ऑफ प्लांट और मशीनरी, एक फैक्ट्री ने 2 करोड़ रुपए की मशीनरी परचेज कर ली, 5 साल तक फायदा देगी उसको, तो हर साल तो नहीं परचेज कर रहा, इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो हर महीने हर साल कर रहा हूँ, रेंट पे कर दिया, सैलरी पे कर दी, इसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोनों बात ध्यान से समझना। जब भी मैं कोई एसेट परचेज करता हूँ ना, वो बैलेंस शीट में दिखता है। जब भी कोई एसेट परचेज करता हूँ वो बैलेंस शीट में दिखता है। कोई भी मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया, सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, 1 करोड़ रुपए खर्चा प्लांट और मशीनरी ली, तो ये क्या है मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये मेरा कहां दिखेगा? बैलेंस शीट में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सैलरी, रेंट, ये सब कहां दिखेंगे? पीएनएल में। उसने क्या बोला, देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां दिख रहा है? पीएनएल अकाउंट में। ये ना थोड़ी पेंसिल फ्लक्चुएट कर रही है, उसके लिए सॉरी। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां दिखता है? सर बैलेंस शीट में। ठीक है, उसने बोला बैलेंस शीट की आइटम को मैंने प्लांट और मशीनरी परचेज की, तो सर वो कहां दिखनी चाहिए थी? बैलेंस शीट की एसेट साइड में, यहां दिखना चाहिए था प्लांट और मशीनरी 1 करोड़। ठीक है, मैंने इसको गलती से पीएनएल में दिखा दिया। अरे भाई जाना बैलेंस शीट में है, इसको पीएनएल में खर्चा दिखा दोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। ऐड कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डालना बैलेंस शीट में था, एसेट था, डाल कहां दिया मैंने उसको? पीएनएल के डेबिट साइड में, क्योंकि खर्चा एक्सपेंडिचर है। तो अगर खर्चा 1 करोड़ का ज्यादा दिखा दिया तो तुम्हारा प्रॉफिट तो कम हो जाएगा, तो ऐड बैक कर दो। इसीलिए जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू होता है तो उसको ऐड करते हैं। इसका उल्टा गलती से सर पीएनएल का खर्चा था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको लेस करेंगे। क्यों? एक सिंपल लॉजिक समझाता हूं। पीएनएल का खर्चा था, ठीक है, उसको मैंने गलती से बैलेंस शीट में दिखा दिया, तो पीएनएल का खर्चा था, मैंने पीएनएल अकाउंट में नहीं डाला, खर्चा नहीं डाला, प्रॉफिट बढ़ गया? यस और नो? अगर प्रॉफिट बढ़ गया तो अब लेस कर लो। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज एज कैपिटल लेस कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू ऐड। तो यहां पर उसने क्या बोला कि तुम्हें लिस्ट दी है कुछ एबनॉर्मल लॉसेस और एबनॉर्मल गेन्स की, जो तुम्हें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं लिस्ट को याद मत करो, ये मैंने तुम्हें दोनों इसके लॉजिक समझाए कि क्या लॉजिक है दोनों के पीछे। ठीक है, एडजस्टमेंट फॉर एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन, गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट और मशीनरी। ठीक है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, इसको भी लेस करोगे। क्यों? ओवर वैल्यूएशन का मतलब क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक इनकम होती है, इनकम बढ़ा दी, प्रॉफिट बढ़ गया, लेस करो ना। क्लोजिंग स्टॉक इनकम होती है, ओवर वैल्यूएशन मतलब इनकम बढ़ा दी, अगर इनकम बढ़ा दी तो प्रॉफिट भी बढ़ गया, तो इसको लेस कर दो। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, एक्सपेंस होता है ओपनिंग स्टॉक, 10 लाख का खर्चा था 8 लाख दिखा रहा हूं, तो प्रॉफिट बढ़ गया, खर्चा कम दिखाऊंगा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो लेस कर दो। नॉन रेकरिंग इनकम, कोई भी ऐसी इनकम जो नॉन रेकरिंग नहीं है, एग्जांपल वही वो गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट और मशीनरी और फिक्स्ड एसेट, तो कहता है उसको भी लेस करूंगा, क्योंकि इनकम एक्स्ट्रा आ गया तो प्रॉफिट बढ़ गया, लेस कर लो। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है जो मेरे बिजनेस की इन्वेस्टमेंट नहीं होती। सपोज करो मेरे बिजनेस के नाम पे मैंने शेयर्स लेके रखे, मेरे को डिविडेंड आया, ये मेरा नॉर्मल बिजनेस है, नहीं डिविडेंड आज मिला है कल नहीं मिलेगा, तो कहता है जी इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। पार्टनर्स रेम्युनरेशन इफ नॉट डिडक्टेड, देखो क्यों इसको लेस करना है सर? पहली बात क्या, ये नॉर्मल खर्चा है, रेम्युनरेशन नहीं, ये नॉर्मल खर्चा है। फिर सर इसमें क्यों डाला हुआ है? आगे ना तुम्हारे ऐसे गुडविल में बहुत क्वेश्चन आएंगे जिसमें पार्टनर सैलरी रेम्युनरेशन के ना बार बार वो जिक्र करेगा। बड़े ध्यान से समझा रहा हूं, सुनो ध्यान से। पार्टनर्स रेम्युनरेशन इफ नॉट डिडक्टेड, पार्टनर की सैलरी का नॉर्मल खर्चा है तो पीएनएल अकाउंट में जाना चाहिए था, मैंने उसको नहीं भेजा। पार्टनर की सैलरी एक नॉर्मल खर्चा है जो मेरे को पीएनएल अकाउंट में डिडक्ट करना चाहिए था, माइनस करना चाहिए था, मैंने नहीं किया तो प्रॉफिट बढ़ गया, क्योंकि खर्चा डिडक्ट नहीं करूंगा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो लेस कर लो। क्या ये अब नॉर्मल है? नहीं, ये नॉर्मल है। यहां क्यों मेंशन है? क्योंकि ये आइटम्स को लेस करना है सबको। ठीक है, रीपेड ऑन फ्यूचर रॉन्गली चार्ज टू द करंट अकाउंट, भैया अगले साल का खर्चा इस साल कर दिया, ठीक है, तो उस खर्चे में से लेस कर दो, क्योंकि वो अगले साल का खर्चा इस साल को बिलोंग नहीं करता, इसीलिए इसको लेस कर रहा हूं। ये क्या किया हमने? नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया। अब नॉर्मल प्रॉफिट के बाद एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? जितने भी सालों का एवरेज चाहिए तो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स प्लस कर दो। अगर 4 साल का एवरेज चाहिए तो चारों सालों के प्रॉफिट्स को ऐड करो, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर्स के साथ।
स्टेप नंबर 3, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, और गुडविल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एवरेज प्रॉफिट जो तुमने स्टेप नंबर 2 पे निकाला मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये तुम्हारा फर्स्ट मेथड खत्म हुआ। इसी का एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना। Karan and Divit are the partners in the ratio of 3:2. They decided to admit Abhishek as partner। ठीक है सर, देखो पार्टनर एडमिट हो रहा है तो गुडविल वैल्यूएशन बनती है। अभिषेक को 2/5 ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। अब गुडविल देखो, ये इसका कोई लेना देना नहीं मेरे को। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 years ऑफ परचेज ऑफ 3 years नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट लो, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 2 होंगे गिवन इन द क्वेश्चन, क्योंकि गुडविल निकालने के लिए काम आएंगे दोनों। उसने बोला कि जो मेरा प्रॉफिट है ना, एक प्रॉफिट था 30,000 आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। अच्छा सर, ये 30,000 का जो प्रॉफिट हुआ है ना, इसमें मैंने लॉस ऑफ स्टॉक हुआ था 40,000 का, ये अब नॉर्मल लॉस है, मैंने इसको माइनस किया था। अरे भाई ये नॉर्मल खर्चा है ना, प्रॉफिट कम हो गया होगा, ऐड कर दो। तो इस साल का नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा सर, 30,000 प्लस 40,000, दैट इज योर 70,000। यस और नो? सेकेंड, उसने बोला मेरे को ना इस साल लॉस हो गया 80,000 का, जिसमें मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन पे की थी 1,10,000 की। सर वीआरएस क्या होता है कि मेरी फर्म बोलती है कि यार तुम लोगों ने ना 10-15 साल से तुम लोग इस फर्म में काम कर रहे हो, अब 4-5 साल रह गए तुम रिटायर हो जाओगे, अब मेरे को ना इतना मेरे को नए एम्प्लॉयज को हायर करना है, तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम रिटायर हो जाओ, अभी के अभी रिटायर हो जाओ, जो भी तुम्हारे रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा देना था ना, मैं अभी वॉलंटरीली खुद अपने तरफ से तुम रिटायर हो जाओ, मैं तुम्हें वो पैसा तुम्हें दे दूंगा। क्या हर साल एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है? आंसर इज नो। तो मतलब सर ये नॉन रेकरिंग खर्चा है। अगर ये नॉन रेकरिंग खर्चा है, अब नॉर्मल लॉस काइंड ऑफ है, तो मेरा प्रॉफिट कम होगा, ऐड बैक कर लो। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, सर यहाँ पर ना ऑलरेडी मेरे को इस साल लॉस था, तो 80,000 लॉस में ऐड कर रहा हूं मैं 1,10,000, तो मतलब नेट मेरे को 30,000 का प्रॉफिट हो गया इस साल, नॉर्मल प्रॉफिट। प्रॉफिट 1,10,000 इंक्लूडिंग अ गेन ऑफ 30,000 ऑन फिक्स्ड एसेट। ठीक है सर, कोई बात नहीं, 1,10,000 का मेरे को प्रॉफिट हुआ तो 30,000 लेस कर दो। मैंने समझाया था अब नॉर्मल गेन को लेस करना है, तो कितना आया 80,000। एवरेज निकालनी है। एवरेज क्या होता है, जितना प्रॉफिट पिछले 3 साल के एवरेज निकालनी थी, 3 साल के प्रॉफिट्स को ऐड करो। 70 प्लस 30 1 लाख प्लस 80 180, तो ये आ गया सम आ गया 180 डिवाइडेड बाय 3, सो दैट इज योर 60,000। गुडविल कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। सो नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज कितना था सर मेरा, 2 years ऑफ नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, तो 60 इंटू 2, तो गुडविल मेरी आ गई 120, दैट इज योर 60,000 इंटू 2। इस वे से तुम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ोगे। नेक्स्ट इज योर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये बहुत सिंपल है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड बोलता है कि तुमने पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स लिए, ठीक है, तुम मेरे को एक बात बताओ, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कौन सा प्रॉफिट होने की है। मैंने आज बिजनेस शुरू किया, 5 साल हो गए मेरे को, ठीक है, फर्स्ट ईयर में तो मैं अभी बिजनेस शुरू कर रहा हूं, तो मुझे ज्यादा पता नहीं है, ना मेरे कोई कनेक्शन है, मैं बिजनेस को सीख रहा हूं, तो मैंने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया। बिजनेस सीखता गया 5वें साल मेरे को 10 लाख का प्रॉफिट हो गया। मुझे एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ईयर में जो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ वो, या 5वें साल में जो 10 लाख का प्रॉफिट हुआ वो, किसकी ज्यादा की 6वें साल होगा। सर 6th ईयर में ना, अगर आपने 5th ईयर में 10 लाख का प्रॉफिट कमाया ना, तो चांसेस है 11-12 लाख का प्रॉफिट होगा आपको 6th ईयर। मैं कंसीडर कर रहा हूँ 20% ग्रोथ हो रही है। इसका मतलब है जो जस्ट पिछले साल हुआ है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी इस साल होने की ज्यादा है। जो जस्ट पिछले साल हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि 5 साल में मेरे वेंडर्स भी बन गए, मेरा कस्टमर्स भी बन गए, मेरे को बिजनेस आ भी गया, समझ भी आ गया, नॉलेज भी ज्यादा है। तो अगर 5वें साल 10 लाख कमा रहा हूं, तो 6ठे साल 10 लाख तो मिनिमम कमाऊंगा ही कमाऊंगा। पहले साल अगर 2 लाख कमाया था, तो अब वो 2 लाख पे मैं नहीं जा सकता, ठीक है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या बोलता है कि मेरे को अगर गुडविल, वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोलता है कि मैं जो जितने भी 5 साल के ईयर्स है ना, उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इन फ्यूचर सेम नहीं होगा। तो जिस ईयर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा उसको ज्यादा वेट दो। ज्यादा वेट का मतलब ज्यादा भाव दो। इसका मतलब जो रीसेंट ईयर होगा ना, 2026 की गुडविल कैलकुलेट कर रहा हूं, तो 2025 को सबसे ज्यादा भाव दो, 2024 को उससे कम, 2023 को उससे कम भाव दो। आओ सर करते हैं। अंडर दिस मेथड डिफरेंट ईयर्स
प्रॉफिट्स आर नॉट ट्रीटेड इक्वली, नहीं ट्रीट करते जी। मोर इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द रिसेंट ईयर बिकॉज द बेटर रिप्रेजेंट द करंट अर्निंग कैपेसिटी। पहले साल को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे सकता क्योंकि जो रिसेंट ईयर में होगा उसकी प्रोबेबिलिटी होने की ज्यादा है, तो उसको ज्यादा वेट दो। प्रॉफिट्स ऑफ ऑल ईयर्स आर मल्टीप्लाइड बाय द असाइन्ड वेट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस। फॉर्मूला क्या हो गया ये मैं तुम्हें बताता हूं। समेशन मतलब सम ऑफ प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय द वेट्स। तुम लोग क्या करो, एक कॉलम बनाओ जिसमें तुम लोग सारे प्रॉफिट्स लिखोगे, एक कॉलम में वेट्स लिखोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसका समेशन कर दो और डिवाइडेड बाय कर दो टोटल नंबर ऑफ वेट्स, तो तुम्हारे पास आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। गुडविल कैसे करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। करते हैं सर, देखो उसने बोला 2017 में 20,000 का प्रॉफिट हुआ, 18, 19, 20 और 21 के तुम्हें प्रॉफिट गिवन है। कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स ऑफ परचेज। 3 इयर्स ऑफ परचेज क्या है, ये तुम्हारा गिवन जो क्वेश्चन में स्टेप नंबर 3, ठीक है। नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज गिवन है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, वेट्स कितना है 1 2 3 4 5 और मुझे निकालना है गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो मैंने क्या बोला था, एक जगह लिखो ईयर। पहले साल 20,000 का प्रॉफिट, 24,000 का प्रॉफिट, 30, 25, 18, 30,000, 25,000, 18,000। अब देखो 18,000 का प्रॉफिट 2021 में हो रहा है, ये 22 में, ये 23 में, ये 24 में, ये 25 में, ठीक है। सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने। 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है 17 में, 17, 18, 19, 20, 21। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 2022 के लिए गुडविल निकाल रहा हूं तो प्रोबेबिलिटी क्या है, जो पिछले साल हुआ है उसके चांसेस ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा हैवी वेट इसको दो। 5 4 3 2 1, दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां पर आंसर लिखो। मल्टीप्लाई करके यहां पर आंसर लिखो, जो भी तुम्हारा टोटल आता है, ठीक है। 20,000, 48,000, 30 into 3 90,000, 25 into 4 1 लाख, 18 into 5 90,000, इसका टोटल यहां लिखो। जो भी तुम्हारा टोटल आया है उसको डिवाइड कर दो टोटल ऑफ वेट्स के साथ। 5 + 4 9 + 3 12 14 और 1 15, ठीक है। जो भी इसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज के साथ, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के साथ गुडविल कैसे निकालते हैं। अब तुम लोग इसको खुद सॉल्व करोगे, जो भी बचा हुआ मैंने बहुत अच्छे से हिंट दिया है, एंड जस्ट कमेंट डाउन योर आंसर, ठीक है। यहां तक हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड खत्म कर लिया। नेक्स्ट इज योर सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या बोलता है, कितना ठीक है तुमने प्रॉफिट्स के बेस पे गुडविल कैलकुलेट करनी है, कर लो, उसको छोड़ दो। सुपर प्रॉफिट मेथड बोलता है कि ना हर बिजनेस एक प्रॉफिट कमाता है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। कि अगर मैं बोल रहा हूं, अगर कोई भी बिजनेस तुम लोग शुरू करोगे, उस बिजनेस के अंदर और 10 लोग भी होंगे ना, तो भले वो बिगिनर ही क्यों ना होगा, नॉर्मली अगर उसमें थोड़ा सा भी दिमाग है, सेंसिबल थोड़ा भी उसमें दिमाग है ना, तो नॉर्मली हर इंसान इतना प्रॉफिट तो कमा ही लेता है। मतलब अगर एक टी शर्ट बेच रहे हो ना, तो हर इंसान 50 रुपए तो कमा ही लेगा वो टी शर्ट को बेच के, भले उसको 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, भले उसको 10 दिन का एक्सपीरियंस है। इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। बट सर जितने भी हाई एंड ब्रांड्स हैं ये तो 1500 2000 तक कमा रहे हैं। इसका मतलब है अगर ये 1500 2000 तक कमा रहे हैं तो इनको ऐसा कुछ पता है, इनकी ब्रांड की इतनी वैल्यू है जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता। मे बी उन्होंने अपनी ब्रांडिंग पे अच्छा पैसा खर्चा है, मे बी उन्होंने अपनी मार्केटिंग पे अच्छा पैसा खर्चा है, उनकी जो मैनेजमेंट है वो ज्यादा एफिशिएंट है। इसका मतलब है सर ब्रांड्स को कुछ तो पता है जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता। तो इसको हम लोग बोलते हैं सुपर प्रॉफिट, कि नॉर्मली हर इंसान एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो कमा ही लेता है, बट ये जितने भी ब्रांड्स हैं इनको ऐसा कुछ पता है जिसके कारण ये नॉर्मल लोगों से ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, जिसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो उन्होंने बोला जो गुडविल अब कैलकुलेट करोगे ना, जो तुम लोग सुपर प्रॉफिट देखो, क्योंकि सुपर प्रॉफिट लोग क्यों कमा पा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में उनकी रेपुटेशन है। अगर मार्केट में उनकी रेपुटेशन नहीं होगी तो वो सुपर प्रॉफिट कमा ही नहीं सकते। तो बात तो सही है, इसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। The super profit method is based on the idea that goodwill arises only when the business earn more profits than the normal. Normal rate of return तो हर कोई कमा रहे हैं, वो ब्रांड ज्यादा क्यों कमा रहे हैं, क्योंकि उनकी गुडविल है। तो जो ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर, उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। एवरी बिजनेस इज एक्सपेक्टेड ऑन अ रीजनेबल रिटर्न ऑन इट्स कैपिटल।
नॉर्मल बंदा तो जितना पैसा लगाया है, हर बंदा जो एक सपोज एक बिजनेस में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, इसका मतलब है अगर मैं 1 करोड़ लगाऊंगा तो मैं 10 लाख कमा लूंगा। और मैं ही नहीं, हर कोई उस मार्केट में जितनी भी दुकानें हैं ना अगर सेम चीज की, तो वो भी कमा रहे हैं। बट ऐसा कुछ हो रहा है कि यार एक इंसान 1 करोड़ लगा के 50 लाख कमा रहा है, मतलब 50% प्रॉफिट कमा रहा है, तो 40% ज्यादा कमा रहा है। वो 40% इसलिए कमा रहा है क्योंकि उसकी गुडविल है, उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। व्हेन अ फर्म अर्न्स मोर देन द नॉर्मल लेवल ड्यू टू द ब्रांड वैल्यू, efficiency or strong market position, the extra earning is known as super profit. This extra earning capacity is considered as a real source of goodwill. अब देखो उसने बोला ये लड़की जो है ये 5,000 रुपए पे करने के लिए तैयार है अगर वो फिलिप्स ड्रायर बाय कर रही है, बट वहीं पे यही लड़की 1 लाख रुपए पे करने के लिए तैयार है अगर वो डायसन का ड्रायर बाय कर रही है। सर अगर ड्रायर बनने में सपोज 2,000 का ड्रायर है, ठीक है, एक ब्रांड उसको 5,000 का बेच रहा है, ठीक है, और 3,000 कमा रहे हैं, वहीं दूसरा ब्रांड उसको 1 लाख रुपए में बेच रहा है, सपोज उसकी कॉस्ट भी अगर 10,000 होगी तो वो 90,000 रुपए कमा रहा है। तुम समझ रहे हो कितने परसेंट प्रॉफिट? 900% प्रॉफिट डायसन के केस में और 100-200% प्रॉफिट फिलिप्स के केस में। तो सर क्या मैटर कर रहा है? सर एक ब्रांड सुपर प्रॉफिट कमा रहा है क्योंकि उसकी मार्केट में गुडविल, उसकी मार्केट में रेपुटेशन, उसकी कस्टमर लॉयल्टी ज्यादा है, और दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है। इस केस में देखो कैसे निकालेंगे। कहता 4 स्टेप्स लगेंगे तुम्हें गुडविल कैलकुलेट करने में इस केस के अंदर। पॉइंट नंबर 1, कैलकुलेट द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, गुडविल। पहले मैं स्टेप नंबर 1 सिखाता हूं। स्टेप नंबर 1 क्या कह रहा है? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो। कैपिटल एम्प्लॉयड का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि मेरे बिजनेस में मैंने कितना पैसा लगाया है, मेरे बिजनेस में मैंने कितना पैसा लगाया वो निकालो, कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका ना 2 फॉर्मूलाज होते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के। एक होती है लायबिलिटी साइड अप्रोच, दूसरी होती है एसेट साइड अप्रोच। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए 2 अप्रोचेस होती है, कैपिटल साइड और लायबिलिटी साइड। इसको समझते हैं सबसे पहले। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? पहले समझो ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में इस साइड में आते हैं एसेट्स, इस साइड आता है मेरा कैपिटल, इस साइड आती है मेरी आउटसाइड लायबिलिटीज, ठीक है, और यहां पर हम लोग इसका टोटल कर देते हैं। कहता है जी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 2 वेज, एसेट साइड अप्रोच, लायबिलिटी साइड। सर कौन सी लगानी है? आंसर दोनों से सेम आएगा, कोई भी अप्रोच लगा सकते हो जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नहीं लिखा। कहता मैंने क्या किया, मेरे को कैपिटल की वैल्यू निकालनी है। कहता मैं क्या करता हूं, टोटल ऑफ एसेट्स लेता हूं। ये मेरा टोटल ऑफ एसेट्स आया, तो टोटल ऑफ एसेट्स में से माइनस कर देता हूं आउटसाइड लायबिलिटी। तो सर क्या मेरा कैपिटल नहीं आ जाएगा? सपोज टोटल ऑफ एसेट्स 10 लाख है, सर ये है 8 लाख, आउटसाइड लायबिलिटी है 2 लाख, तो तुम्हें नहीं लग रहा 10 लाख में से 8 लाख माइनस कर दिया तो मेरा कैपिटल की वैल्यू आ गई। सर बात तो सही है। तो एसेट साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? टोटल ऑफ एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। बट एक बात ध्यान में रखना, जब भी तुम टोटल ऑफ एसेट्स लोगे तो ये 3 एसेट्स नहीं लेने। सर कौन कौन से 3 एसेट्स? नंबर 1, अगर कोई भी गुडविल लिखा है ना तुम्हारे एसेट के अंदर तो सर इसको नहीं लेना, क्योंकि बैलेंस शीट में गुडविल दिख रही है वो परचेज गुडविल है। मैं तुम्हारे एबीसी ने अगर XYZ को बाय किया था तो XYZ की गुडविल यहां दिख रही होगी। भैया मैं तुम्हारे फर्म की गुडविल कैलकुलेट कर रहा हूं, दूसरे की गुडविल क्यों ले रहे हो उसमें? तो गुडविल को नहीं लेंगे। सर अगर कहीं से भी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स की होंगी, ठीक है, तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी जानना चाहता हूं। एक बिजनेस दूसरे के शेयर्स में, उसने कहीं दूसरे के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की है, वहां से प्रॉफिट कमा रहा है, वहां से 1 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहा है, तो उससे तुम्हारे बिजनेस की गुडविल नहीं पता लगती, तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को टोटल एसेट्स का पार्ट नहीं मानोगे। थर्ड इज योर फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब होता है ऐसे एसेट्स जो रियल है ही नहीं, जो रियल है ही नहीं, वो मार्केट में कभी बिक ही नहीं सकते, तो उसको क्या करोगे? कैलकुलेट करके गुडविल को। इसीलिए उसने बोला कि जब भी एसेट साइड अप्रोच लगाओगे टोटल ऑफ एसेट्स में, उसमें से गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट लेस कर दो, उसमें से माइनस कर दो आउटसाइड लायबिलिटी, तो कैपिटल आ जाएगा। सर बहुत सिंपल इक्वेशन है, इसका टोटल ये यहां से माइनस करो तो 8 लाख आ जाएगा। देखो कहता कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? सॉरी, एसेट साइड अप्रोच पहले पढ़ रहे हैं। एसेट साइड अप्रोच क्या बोल रही है? तुम लोग ऑल एसेट्स ले लो एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और गुडविल, और लेस कर दो आउटसाइड लायबिलिटी, तो तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। दूसरा वे क्या है कि मैंने बोला ये तो बड़ा लंबा मेथड है, मेरे को नहीं ये करना, मैं सब कुछ रिमूव करता हूं। मैं क्या करूंगा, मैं बस यहीं से सीधा कैपिटल उठा लूंगा, मैं यहीं से सीधा कैपिटल उठा लूंगा, मैं बोलूंगा इंटरनल लायबिलिटी जो भी है वो ले लो। तो कहता जी लायबिलिटी साइड अप्रोच बोलती है कैपिटल प्लस कर लो,
रिजर्व्स और जो प्रॉफिट्स हैं वो भी तुम्हारे ही हैं, उसको ऐड कर लो, ठीक है। और इसमें से लेस कर देना जो 3 एसेट्स मैंने बोले थे, कौन कौन से, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और तुम्हारे फिक्टिशियस एसेट। कहता ये तीनों को लेस कर देना तो तुम्हारा लायबिलिटी साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, ठीक है। पढ़ो देखो, लायबिलिटी साइड अप्रोच, कैपिटल प्लस कर दो, रिजर्व प्लस कर दो, क्योंकि दोनों तुम्हारा ही पैसा है, इसमें से गुडविल, फिक्टिशियस एसेट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को लेस कर देना तो तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड का साफ साफ भाषा में मतलब बताऊं तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है मैंने बिजनेस में कितना पैसा एम्प्लॉय किया है जिसके ऊपर मैं रिटर्न कमाऊंगा। ये उसने रीजन दिया, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एग्जिस्टिंग गुडविल या फिक्टिशियस एसेट को क्यों नहीं लेना। कहता नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं लेते बिकॉज दे आर नॉट रिलेटेड टू द कोर एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। वो तो किसी और, सपोज मैंने किसी और के बिजनेस के शेयर्स ले लिए, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी 1 करोड़ रुपए के उसके शेयर्स में, वहां से मेरे को डिविडेंड आ रहा है तो भैया वो उसका गुडविल आएगी ना, मेरी थोड़ा बिजनेस की आएगी। तो ये मेन एक्टिविटी ऑफ बिजनेस से रिलेट नहीं करता। एग्जिस्टिंग गुडविल डिडक्ट बिकॉज गुडविल इज बीइंग रीवैल्यूड शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द बेस यूज्ड टू कैलकुलेट इट्स ओन वैल्यू। एग्जिस्टिंग गुडविल किसी और के बिजनेस की, अपने बिजनेस की वैल्यू नहीं बताएगी। फिक्टिशियस एसेट एक्सक्लूड बिकॉज दे रिप्रेजेंट द डेफर्ड एक्सपेंसेस, मतलब एक आज एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया जिसका बेनिफिट 5 साल के लिए मिल रहा है, तो बस मैंने आज खर्चा तो कर दिया ना सारा, वो तो बस राइट ऑफ करूंगा, तो ये रियल एसेट्स नहीं होते, इसलिए इसको लेस करना है। जब तुमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला, 2 अप्रोचेस, एसेट साइड अप्रोच, लायबिलिटी साइड अप्रोच। एसेट साइड अप्रोच का मतलब है टोटल ऑफ एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। टोटल ऑफ एसेट्स में 3 एसेट्स नहीं लेने, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एग्जिस्टिंग गुडविल, फिक्टिशियस एसेट, ठीक है सर। लायबिलिटी साइड में कैपिटल और रिजर्व्स लो, तीनों एसेट माइनस कर दो। सर इसमें ना बड़ा इंपॉर्टेंट एक बात बता रहा हूं, अगर बैलेंस शीट में बस इन्वेस्टमेंट्स लिखा है तो क्या एज्यूम करेंगे, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है कि नॉन ट्रेड। ऑलवेज एज्यूम इट एज अ ट्रेड इन्वेस्टमेंट। जब तक वर्ड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा तब तक माइनस नहीं करोगे, कुछ नहीं लिखा वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है, उसको कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करना, ठीक है सर। नेक्स्ट बोलता है जब तुमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया, ठीक है, तुम्हें एवरेज निकालना है, तो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2। कहता स्टेप नंबर 1 है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, ठीक है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, 2 मेथड, लायबिलिटी साइड अप्रोच, एसेट साइड अप्रोच, ठीक है। दूसरा बोलता है कि तुम लोग बिजनेस में निकालो नॉर्मल प्रॉफिट। सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे जो भी तुम्हारी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आई है इसके ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ मल्टीप्लाई कर दो। मैंने बोला इस मार्केट में हर इंसान अगर 1 करोड़ लगाता है तो नॉर्मली हर इंसान 10% तो कमा ही लेता है। 1 करोड़ के ऊपर 10% कमाने का मतलब है कि वो इंसान 10 लाख तो कमा ही लेगा, इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। थर्ड देखो एवरेज प्रॉफिट निकालो। सर एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, एक्चुअली में बिजनेस में कितना कमाया। मैं बोल रहा हूं नॉर्मली हर इंसान 10 लाख तो कमा ही लेता है, बट इस बंदे ने 15 लाख कमाया, मतलब हर इंसान 1 करोड़ लगा के 10 लाख कमा रहा है। बट ये एक ऐसा बंदा है जिसने अपनी फर्म के एवरेज प्रॉफिट 15 लाख कमाया, तो इसने सुपर प्रॉफिट कितना कमाया। सर सुपर प्रॉफिट कमाया 5 लाख। कैसे आया, 15 लाख है उसने कमाया, हर इंसान कितना कमा रहा है नॉर्मली 10 लाख, तो 5 लाख सुपर प्रॉफिट है। तो गुडविल कैसे निकालोगे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। देखो स्टेप 1 कैलकुलेट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, स्टेप नंबर 2 नॉर्मल प्रॉफिट निकालो, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सुपर प्रॉफिट निकालो, एक्चुअल माइनस नॉर्मल, थर्ड इज गुडविल कैलकुलेट करो, सुपर प्रॉफिट इनटू द ईयर्स ऑफ परचेज। अब देखो मैं तुम्हें ना 2 क्वेश्चन करवा रहा हूं इस मेथड के। एक क्वेश्चन में सिखाऊंगा बस कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना, दूसरे क्वेश्चन में सिखाऊंगा कि गुडविल कैसे निकालते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से। क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने में ना बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, उनको समझ नहीं आता कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना कैसे है। देखो सर क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द अबव 2 अप्रोचेस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस शीट। पहले हम करेंगे एसेट साइड अप्रोच, ठीक है, वो अप्रोच मेरी फेवरेट है, एसेट साइड अप्रोच से करते हैं। कहते हैं टोटल ऑफ एसेट्स ले लो सर, टोटल ऑफ एसेट्स ले लिया 3,90,000। 3 एसेट्स को ढूंढो माइनस करने के लिए। 3 एसेट्स, सबसे पहला है गुडविल, निकालो गुडविल 30,000 माइनस कर दो। फिर दूसरा था नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो इसको कुछ नहीं करना। तीसरा है फिक्टिशियस एसेट, ये रहा मेरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 10,000 माइनस कर दिया, ठीक है।
फिर मैंने बोला आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दो। सर कैपिटल तो मेरे खुद का पैसा है, बिजनेस का पैसा, ये आउटसाइड नहीं है। जर्नल रिजर्व मेरे ही प्रॉफिट्स है तो ये भी आउटसाइड नहीं है। सन्ड्री क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सन्ड्री क्रेडिटर मतलब बाहर का इंसान, उसको माइनस कर दो। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, किसी का कोई खर्चा किया था, करना था, पेमेंट करनी थी बट नहीं की, सपोज एक आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी, एम्प्लॉय को पेमेंट करनी थी, नहीं की, तो ये भी बाहर है, मतलब ये भी बाहर की आउटसाइड लायबिलिटी ही है। तो 10,000 यहां से माइनस कर दो। तो आंसर क्या आ रहा है, 1 लाख ये माइनस हुआ, 40,000 ये हुआ, तो 2.5 लाख आ रहा है तुम्हारा। ठीक है 43। हाँ अब देखो एस लायबिलिटी साइड अप्रोच, लायबिलिटी साइड अप्रोच क्या कहती है, कैपिटल ले लो सर, 2 लाख का कैपिटल ले लिया मैंने, सर रिजर्व्स भी तो मेरा ही पैसा है तो 90,000 उसको भी ले लो, प्रॉफिट तो मेरा ही है। मैंने क्या बोला था, गुडविल माइनस करो, 30,000 की सर गुडविल माइनस हो गई, 10,000 रुपए के मेरे ये फिक्टिशियस एसेट माइनस हो गए, इन्वेस्टमेंट्स ट्रेड है, तो यहां पे भी देखो 2.5 लाख आंसर आ रहा है। इस वे से कैपिटल एम्प्लॉयड निकलते दोनों अप्रोचेस से। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को निकालना है सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल। Aman and Uday are the partners. They admit Anish as a partner from 1/4/2021. इसका मेरे को कोई लेना देना नहीं है। जब तुम्हें गुडविल के क्वेश्चन में ऐसे नए पार्टनर की एडमिशन दी हो ना, तो बस समझ लेना ये इसलिए एक इवेंट हो रहा है जिसके कारण गुडविल निकालनी है, और इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। They agreed to value the goodwill at 3 years of purchase of super profit. 3 साल 3 years, number of years of purchase is 3 years. Super profit method में निकालना है। Decided to take an average profit for last 5 years. The profit for the last 5 years were this. ये 5 सालों के प्रॉफिट गिवन है। कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है सर, 15 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, सिंपल हो गया क्वेश्चन। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। मैंने क्या बोला, सबसे पहले निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। सर कितना कैपिटल लगाया, 15 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड था। नॉर्मली हर इंसान कितना कमा रहा है सर, 10%। तो मैंने नॉर्मल प्रॉफिट कितना कमाया, 1.5 लाख। अब मैं देखूंगा कि मेरे फर्म की गुडविल निकाल लो ना, तो मैंने एवरेज प्रॉफिट कितना कमाया, 1.5 लाख तो सब कमा रहे हैं ना, वो कह रहा है 15 लाख लगाओगे ना तो तुम लोग भी, बोले तुम्हें 2 दिन का एक्सपीरियंस क्यों ना हो बिजनेस चलाने का, तुम भी 10% रिटर्न कमा लोगे। ठीक है सर, मैं एवरेज प्रॉफिट निकालता हूं। मैंने तुम्हें निकालना सिखाया था, 5 साल का एवरेज लेना है। 2 लाख है तो 2 लाख में 25,000 का गेन हुआ, प्रॉफिट बढ़ गया, लेस कर दो, तो यहां का आया 1,75,000। 170 में 50,000 का लॉस इंक्लूड है, तो लॉस से प्रॉफिट कम होता है, ऐड कर दो, इसका मतलब 2,30,000। ठीक है, फिर बोलता है मार्च में 2,10,000 का प्रॉफिट हुआ, 2,30 और 2.5 लाख का प्रॉफिट हुआ। एवरेज निकालो। एवरेज कैसे निकालते हैं सर, इन पांचों को प्लस कर दूंगा, ठीक है, ये पांचों को प्लस कर दूंगा, एक अमाउंट आएगी, जो भी अमाउंट आती है, जो भी इसका समेशन आता है उसको 5 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है सर, एवरेज प्रॉफिट आपने बताया टोटल ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ 5 इयर्स, 5 इयर्स का टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 5, ये एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। यस और नो, आंसर इज यस। सर सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जो भी तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट आएगा उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर दो। ठीक है सर, गुडविल कैसे निकालते हैं, जो भी सुपर प्रॉफिट आएगा मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, कितना है, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज इज 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3, यू विल गेट द आंसर ऑफ गुडविल। मैं इस सम को सॉल्व कर सकता था बट मैंने नहीं किया, मैंने तुम्हें सारा सम समझाया ताकि तुम लोग अगर इस वीडियो को बेड पे लेटे लेटे देख रहे हो ना तो कुछ समझ नहीं आएगा। खुद कॉपी पेन पकड़ो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो एंड कमेंट डाउन योर आंसर। नेक्स्ट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। सर ये मेथड बहुत सिंपल है, 2 मेथड्स हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये क्या बोलता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड बोलता है अगर इसमें तुम्हें गुडविल निकालनी है तो 4 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 इज कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। सर पहले ये तो समझाओ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट होता है, ध्यान से सुनो, समझाऊंगा। कहते हैं सबसे पहले ना एवरेज प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस निकालो कि तुमने कितना प्रॉफिट कमाया। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने सपोज कर लो 15 लाख रुपए कमाए, मैंने 15 लाख कमाया, एवरेज प्रॉफिट ऑफ बिजनेस मैंने निकाल लिया। कैलकुलेट द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। सर ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब क्या होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब होता है कि जो तुमने प्रॉफिट कमाया ना, अगर नॉर्मली हर इंसान को उतना प्रॉफिट कमाना है तो उसको कितना कैपिटल लगेगा। मैं दोबारा बता रहा हूं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड बोलता है कि पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो, फिर तुम लोग कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालो। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस का मतलब कि मैंने अगर 15 लाख कमाया, अगर मैंने 15 लाख कमाया, मैं मान लेता हूं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, इसका मतलब है मुझे 15 लाख कमाने के लिए कितने का कैपिटल लगाना पड़ेगा ताकि मैं एक नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से
सर अगर आप 1.5 करोड़ रुपए का कैपिटल लगाओगे ना तो मैं उस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% करूंगा और आप 15 लाख का प्रॉफिट कमा लोगे। इसका मतलब है कि 15 लाख रुपए कमाने के लिए नॉर्मली हर एक इंसान को कितना कैपिटल लगाना पड़ता है। ठीक है, देखते हैं। तो उसने बोला कैलकुलेट द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। वो कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जितना भी है इनटू 100। तो मैंने 15 लाख कमाया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था 10 इंटू 100। आंसर निकालोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 1.5 CR। कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, कहता जी नॉर्मली स्टेप नंबर 2 का मतलब क्या है कि अगर हर एक इंसान को 15 लाख रुपए कमाने तो उसको कितना कैपिटल लगेगा। मैंने बोला यार इस मार्केट का रिटर्न है 10%, अगर हर एक इंसान 1.5 करोड़ रुपया लगाता है तो वो 15 लाख रुपए कमा पाएगा। फिर वो कहता है स्टेप नंबर 3 में कि तुमने कितना लगाया। मैंने कहा यार मैंने तो ये 1 करोड़ में कर दिया। मतलब नॉर्मल इंसान अगर 1.5 करोड़ रुपया लगाएगा 10% के हिसाब से वो 15 लाख का नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कमाएगा। बट मैंने ये काम 1.5 करोड़ लगा के नहीं किया, मैंने 1 करोड़ लगाया और 15 लाख कमाए। इसका मतलब मैंने कितना प्रॉफिट कमाया? मैंने कमाया 15% का रिटर्न। अच्छा सुनो, मैं दोबारा बता रहा हूं। उसने बोला एक नॉर्मल इंसान कितना प्रॉफिट कमाता है, कितना कैपिटल लगाएगा कि वो 15 लाख कमा सके। तो तुमने बोला सर 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो अगर आप 1.5 करोड़ रुपया लगाओगे, 1.5 करोड़ का 10% करोगे तो आप 15 लाख कमाओगे। फिर स्टेप नंबर 3 कहते हैं कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। तुमने अपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया। मैंने कहा यार मैंने तो 1 करोड़ लगाया और 15 लाख कमाया, तो बाकी इंसान 1.5 करोड़ लगा के 15 लाख कमा रहे हैं, तो मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे को कम पैसे में ज्यादा प्रॉफिट मिला। भैया वो मेरी गुडविल है, मुझे पता है कि मार्केट मेरा कस्टमर में ब्रांड लॉयल्टी है, मेरे को वेंडर्स पता है जिनसे जो मैं सामान ले रहा हूँ स्टॉक कैसे सस्ते में मिलता है, कहां से सस्ते में मिलता है, मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो कहता गुडविल कैसे आएगी? कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो तुमने निकाली माइनस द कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस द कैपिटल एम्प्लॉयड, वो मेरी गुडविल है कि भैया मैं वही काम, मैं 15 लाख कमा रहा हूँ 1 करोड़ रुपया लगा के, साथ वाला जो इंसान है वो 15 लाख कमा रहा है 1.5 करोड़ रुपया लगा के, तो मतलब मेरी गुडविल है कि मैं कम पैसों में ज्यादा प्रॉफिट कमा पा रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये स्टेप्स हैं, तुम्हें याद करने पड़ेंगे, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या था वो मैंने तुम्हें समझाया। आओ क्वेश्चन करते हैं। यश and Karan are the partners in an interior designer firm. The fixed capital is 6 lakhs, 4 lakhs respectively. The credit balances in their current account is 4 lakh and 5 lakh. सर क्या करंट अकाउंट को भी इंटरनल लायबिलिटी बोलते थे? आंसर इज यस। है तो पार्टनर का पैसा ना। कैपिटल और करंट अकाउंट मतलब क्या है? वो बस अलग अलग अकाउंट्स में उसने रखा हुआ है। The firm had a balance of 1 lakh in general reserve. The firm did not have any other liability. ठीक है। They admit राधिका ने पार्टनरशिप फॉर्म, ये कुछ नहीं है, फालतू है। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years इज 5 लाख। उसने एवरेज प्रॉफिट गिवन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है? कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट। तो सर वो तो मुझे गिवन है, ठीक है, वो मुझे इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी उसने निकाल के दिया है। कितना है सर? 5 लाख रुपए एवरेज प्रॉफिट है, तो मेरा एवरेज प्रॉफिट है 5 लाख। सर कहता कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालो। वो क्या होती है? एवरेज प्रॉफिट 5 लाख डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है सर? 10%। तो यहां आया 10 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आता है 50 लाख। इसका मतलब है कि अगर तुम 50 लाख रुपए लगाओगे ना बिजनेस के अंदर तो तुम लोग 5 लाख रुपए कमा सकते हो। ये नॉर्मल है, हर इंसान 50 लाख लगाएगा तो 5 लाख कमाएगा। मैंने कितना लगाया देखते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, उसने एसेट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो जितनी भी लायबिलिटीज है इंटरनल लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड अप्रोच से क्या बोलता है कि जितना कैपिटल और रिजर्व्स को ऐड कर लो। ठीक है सर, 6 लाख का कैपिटल था, 4 लाख का कैपिटल, 10 लाख। करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस गिवन है। क्रेडिट बैलेंस मतलब ये भी लायबिलिटी है, अगर डेबिट बैलेंस होता तो माइनस करता। तो 6 और 4 10 और 4 14 प्लस 5 19 लाख रुपए। 1 लाख रुपए के जो फॉर्म में बैलेंस था जनरल रिजर्व में, इसका मतलब टोटल 20 लाख रुपए का मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब गुडविल कैसे निकालते हैं? कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस द कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी है? 50 लाख, माइनस किया कैपिटल एम्प्लॉयड, तो गुडविल आ गई 30 लाख। इसका थोड़ा सा भी मतलब समझोगे ना क्या होता है? इसका मतलब है कि बाकी लोग 50 लाख रुपए लगा के 5 लाख कमा रहे हैं और तुम्हारी गुडविल है, इसलिए तुम्हें उसी काम को करने के लिए 20 लाख रुपए लगते हैं,
क्योंकि तुम्हारा मार्केट में नाम है, मार्केट में नाम है तो एडवांटेज तो होगा, इसीलिए हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से इस वजह से गुडविल कैलकुलेट करते हैं। अब हमारा एक लास्ट मेथड रह गया। देखो ऑलमोस्ट 1.25 घंटा की ये वीडियो होगी है, अगर तुम यहां तक आ गए एक बार लास्ट सुन लो और तुम्हारा पूरा चैप्टर डन हो जाएगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड कितना बड़ा सिंपल मेथड है। तुम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालो, नॉर्मल प्रॉफिट निकालो जैसे निकालते हो, और सुपर प्रॉफिट निकालो, और देखो वो सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए लोगों को कितना कैपिटल लगता है, उतनी तुम्हारी गुडविल है ना। मैंने 5 लाख कमाया, ठीक है, एक एक्स अमाउंट का कैपिटल लगा के, दूसरे बंदे ने 5 लाख से ज्यादा कमाया सेम अमाउंट का कैपिटल लगा के, उसने 8 लाख कमाया सेम कैपिटल लगा के, तो उसने 3 लाख सुपर प्रॉफिट कमाया। वो 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा जो उसने कमाए, वो कितना कैपिटल लगेगा उसको कमाने के लिए, वो गुडविल है। स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है? कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। सर सेम है, मैंने कैपिटल कितना लगाया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगा, वो कैसे आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट निकाल लो, सेम एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एंड एवरेज प्रॉफिट आता है सेम थिंग, माइनस द नॉर्मल प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट आ गया। यहां तक तो सेम है, ये तो तुम्हारा मेथड 2 ही है। गुडविल कैसे आएगी? सुपर प्रॉफिट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि उस सुपर प्रॉफिट को कमाने के लिए मुझे कितना कैपिटल लगा, तो एनआरआर इनटू 100। इस वजह से तुम लोग निकालोगे कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड। ये जो दोनों मेथड्स है ना थोड़े से कंफ्यूजिंग है, बट ध्यान दोगे तो हो जाएगा। पहला मेथड और दूसरा मेथड थोड़ा सा इजी है, थर्ड और फोर्थ में तुम्हें स्टेप्स को लर्न करना पड़ेगा। मैंने ट्राई किया कि मैं तुम्हें समझाऊं कि एक्चुअल में प्रैक्टिकली कैसे काम आता है, बट यू हैव टू लर्न थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है सर 10 लाख का, नेट प्रॉफिट तुम्हें गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 11%। तो मैं पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, तो सिंपल सा काम करते हैं पहले। चलो एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। ये तुम्हें 4 साल के पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स गिवन है, तो मतलब ये इंफॉर्मेशन काम आएगी एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना सर 11%। रेम्युनरेशन टू ईच पार्टनर टू बी ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इज 2500 पर मंथ, हर एक पार्टनर को मिल रहा है, तो 2500 इंटू 12, इसका मतलब 30,000 रुपए एक पार्टनर को मिल रहा है। तो कितने पार्टनर्स हैं? शर्मा और गुप्ता 2 पार्टनर्स हैं, तो 60,000 रुपए की रेम्युनरेशन सैलरी देनी है, जिन्होंने नहीं दी, तो मतलब ये एवरेज प्रॉफिट से लेस होगी। एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल माइनस 11 लाख, लायबिलिटीज 10 लाख। उसने बोला सर एसेट्स हैं 11 लाख के और लायबिलिटी 1 लाख की, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ जाएगा 10 लाख, वो हमें गिवन है। अब देखो कैसे करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है सर? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 11%, तो इसका मतलब 1,10,000 का नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालूंगा सर? इन तीनों के एवरेज करो, 160 प्लस 140 3 लाख रुपीज, प्लस 270 5,70,000। 5,70,000 एवरेज प्रॉफिट है, इसमें से 60,000 माइनस करूंगा। 60,000 माइनस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि रेम्युनरेशन है, माइनस नहीं की तो कर दो। तुम 2 वे से कर सकते हो, या तो 60,000 हर एक में ईयर में से माइनस करो, या जो तुम उसका एवरेज निकाल रहे हो, एवरेज अभी मैंने निकाला नहीं है, एवरेज क्या आएगा डिवाइडेड बाय 3, जो एवरेज निकाल रहे हो उसमें से 1 बार माइनस कर लो, तो ये आ गया तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट। फिर सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा? एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दो, तो तुम्हारे पास आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। गुडविल कैसे आएगी सर? सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन को खुद यहां पे सॉल्व करो, मैंने सारा क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है, एंड कमेंट डाउन योर आंसर बिलो।